नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय डोले। मैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम 9वीं कक्षा की हिंदी विषय का ज्ञापन करेंगे। दोस्तों, हिंदी विषय के अंतर्गत पहली कई का पहला पाठ है चांदनी रात। यह कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, चांदनी रात के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों के संबंधित अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी हैं। दोस्तों, प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है। चांदनी रात यह कविता, इसमें इन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के सुंदर रूपों का वर्णन, दृश्य का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी सुंदर वर्णन इस कविता में चित्रित किया है। देखते हम पहली कविता चांदनी रात, और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। देखते हम। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। दोस्तों देखो, कवि कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। शायद पूनम की रात होगी वह, और उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अठखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमी के साथ खेल रही हो। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते, जब वे खुश होते हैं और खेलते हैं तो वह बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई हमें देता है, लगता है। वैसे ही चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। दोस्तों, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु यानी सुंदर, मनोहर, खेल रही है जलथल में। जल यानी पानी, थल यानी पृथ्वी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी हमारी पृथ्वी धरती, और अंबर यानी आकाश, तल में यानी जमी पर। तो सारे धरती पर और आकाश में रात के समय चंद्रमा का और चांद तारों का प्रकाश आकाश में दिखाई दे रहा है, और इसमें पूर्णिमा का चांद होगा, इसीलिए यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आगे देखते हम। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन की झोंकों से। तो पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक यानी रोमांच, खुशी, आनंद करती है धरती। धरती यानी पृथ्वी। हरित तृणों की नोकों से, हरित यानी हरे भरे, तृण यानी घास के पत्ते, नोकों से पत्तियों की जो तो घास की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु यानी पेड़ पौधे। तरु भी मंद पवन की झोंकों से, पवन यानी हवा, झोंकों से हवा चलती है और वे घास के पत्ते हिलते हैं। कवि इस सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए आगे कहते कि देखो, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। इस समय पर चांदनी रात में,
और वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। कौन? धरती। उसे वो बहुत आनंद मिल रहा है और मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, वे भी आनंद आनंद होकर झूम रहे हैं। आगे देखते हम। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध यानी जो हिलता डुलता न हो, निचेष्ट पड़ा हो, उसे कहते हैं निस्तब्ध। स्वच्छंद सुमंद, स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। सुमंद यानी बहुत धीमी। गंध यानी सुगंध। निरानंद, निरानंद यानी जिसमें आनंद ना हो, आनंद की भावना न हो, निचेष्ट पड़ा हो। निरानंद है कौन दिशा। तो कवि इस पंक्तियों से हमें बताना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त। वे कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन वे करते हैं और वे कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। मध्य रात्रि का समय है, आकाश में पूरा चांद निकला है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सब दिशाओं में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। आनंद की भावना सब तरफ दिखाई हमें दे रही है। आगे देखते हम। बंधन ही अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप। नियति, नियति यानी भाग्य, होनी। नटी यानी अभिनय करने वाली महिला, स्त्री। कार्यकलाप, कार्यकलाप यानी गतिविधियां। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो कवि देखो गुप्त जी कहते इन पंक्तियों में से हमें कि इस रात के समय, पूर्णिमा के रात में कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्र रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। हम देखते हैं मध्यरात्रि के समय जब हम अचानक गहरी नींद से जाग जाते हैं, कभी कभी मध्यरात्रि के समय, तो हमें चारों ओर सन्नाटा दिखाई देता है, शांति दिखाई देती है। और वैसी ही शांति अब इस पूर्णिमा के रात के दिन दिखाई कवि को दे रही है। आगे देखते हैं हम। है बिखेर देती है वसुंधरा, है बिखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर देती, बिखेरना यानी फैलाना। वसुंधरा यानी हमारी धरती पृथ्वी। मोती सबके सोने पर, रवि बटोर, बटोरना यानी एकत्रित करना, इकट्ठे करना, लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सदा यानी सदैव सवेरा होने पर। तो कवि कहते देखो मैथिली शरण गुप्त आगे कि सुबह होने पर, देखो कवि आगे कहते कि रात के समय जब सूरज डूबता है तब हमें आकाश में चांद तारे दिखाई देते हैं। और कवि इस दृश्य का सुंदर पंक्तियों में, सुंदर शब्दों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे
इन चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए वे कहते हैं, देखो कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब मध्य रात्र हो जाती है तो हमें स्पष्ट रूप से चंद्रमा और उसके चांद तारे दिखाई देते आसमां में। और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो। अर्थात सुबह होने पर वे चांद तारे क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं सुबह होने पर। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे हमें दिखाई नहीं देते, वे लुप्त हो जाते। आगे देखते हम। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। देखो वे कहते हैं आगे कि और विरामदायिनी, विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, आराम देने वाली, अपनी संध्या, रात जब रात होती है, सूरज डूबता है, सारे प्राणी जीव जंतु विश्राम करते हैं, तो इसीलिए रात्रि को विरामदायिनी भी कहा जाता है। संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, तनु यानी चंद्र, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। देखो कवि कहते हैं कि शून्य श्याम तनु, तनु यानी शरीर। तो देखो दोस्तों वे कहते हैं आगे कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं। सूरज के डूबने के बाद हमें आकाश में चांद तारे दिखाई देते हैं, वे चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है, सारा आकाश प्रकाशित हो जाता है और अपने नए रूप में छलकने वह निशा, यह रात्रि लगती है। हमें नया रूप धारण किए हुए यह संध्या दिखाई पड़ती है। आगे देखो, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। देखो पंचवटी की छाया में है, पंचवटी यानी 5 पेड़ों का समूह। बरगद के पेड़ होते हैं, जहां पर 5 पेड़ होंगे तो आप उसे पंचवटी का भाग कहा जाता था, प्रदेश माना जाता था। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर पर्ण कुटीर बना यानी झाड़ पत्तों से बनी हुई एक झोपड़ी है, कुटिया है, और उसके सम्मुख यानी सामने एक स्वच्छ पत्थर होगा, स्वच्छ शिला पर, शिला यानी पत्थर, एक धीर वीर निर्भीक बना। धीर वीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक बना यानी निडर, न डरने वाला। तो कवि कहते देखो, वे पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं हमें कि इस पंचवटों की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, कुटिया बनी हुई है, और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है यानी एक बड़ा सा पत्थर है, और उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है, बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कैसे भाव है, वह बहुत ही दृढ़ मन वाला और हमें निडर व्यक्ति दिखाई लगता है, देता है। देखो आगे वे कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो देखो दोस्तों वे आगे कहते हैं कि जो बैठा हुआ है, और यह कौन है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर यानी तीर कमान चलाने वाला तीरंदाज, जबकि भुवन भर सोता है, भुवन यानी दुनिया,
जगत। भोगी कुसुमायुध योगी सा। भोगी दोस्तों, भोगी यानी भौतिक जगत में जीने वाला। कुसुमायुध, कुसुमायुध यानी कामदेव सा। योगी सा, योगी सा यानी योगी जैसा। दृष्टिगत यानी दिखाई देता है। कवि कहते देखो मैथिली शरण गुप्त इन आखिरी पंक्तियों से हमें कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, सारा जगत सो रहा है, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी ग्रस्त कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है, यानी यह कोई सन्यासी है, तपस्वी हमें मालूम पड़ता है। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का सुंदर अनुपम वर्णन इस कविता में किया है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्वाध्याय देना चाहूँ। तो दोस्तों, हमें यह प्रश्न सूचनानुसार कृतीय कीजिए। यह प्रश्न चांदनी रात की विशेषताएं और निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ, यह हमें स्वाध्याय कार्य लिखना है। यानी प्रश्न पहला यह और यह हमें अपने नोटबुक कॉपी में लिखना है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।